नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज चित्राज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? स्वागत सर लोगों का। मुझे ये बताएं कि अभी तक पिछली 2 क्लासेस में महापाषाण संस्कृति से संबंधित जितनी भी बातें हमने की हैं, क्या वो सारी बातें अच्छे से बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट हैं? किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है? सारी चीजें बहुत आसान तरीके से स्पष्ट होती चली जा रही हैं। आमतौर पे इस टॉपिक को एक कठिन टॉपिक माना जाता है, लेकिन मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि यह बहुत ही सरल प्रतीत हो आपको और एक बार में आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ सकें, याद रख सकें। कल की क्लास में हमने मुख्य रूप से डिस्कस किया हुआ था जो भी कुछ महापाषाण कब्र हैं उनके डिजाइन्स कैसे हैं, और बहुत आसान तरीके से फिगर लगा करके आपको बताया था। और उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से वह बातें दिमाग में स्थिर हो भी गई होंगी। क्यों भाई, मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? स्पष्ट करें एक बार। संगीता जी, राहुल जी, शशिकला जी, ठीक है। बात को आगे बढ़ाते हैं और आज इस क्लास में हम लोग महापाषाण संस्कृति, विशेष रूप से हम लोग दक्षिण भारत की अभी बात कर रहे हैं, नहीं, दक्षिण भारत को लेकर के बात कर रहे हैं। आज यह क्लास करेंगे और एक और छोटी सी क्लास करेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश को लेकर के या जम्मू कश्मीर को लेकर के, राजस्थान को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के, मध्य प्रदेश को लेकर के बहुत ज्यादा नहीं, कुछ खास बातें उस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। अगली क्लास संभवतः कल ही रिकॉर्ड करके आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है? कल ही आपको वो भी क्लास उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हड़प्पा सभ्यता शुरू करने के पहले एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे ध्यान में है, मृदभांड संस्कृतियां। अलग अलग प्रकार के मृदभांड पाए जाते हैं। उन मृदभांडों का प्रयोग करने वाले अलग अलग क्षेत्रों में कुछ खास समय काल में लोग रहे। उन लोगों के द्वारा जिस भी प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किया जा रहा है, तो उस मृदभांड के नाम पर ही मृदभांड संस्कृति नामकरण कर दिया गया। तो एक टॉपिक उसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कोई भी टॉपिक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और बिल्कुल इत्मीनान से धैर्य के साथ पढ़ाई करते रहिएगा मेरे साथ। क्योंकि मैंने पहले भी कहा हुआ है, फिर आपको याद दिला रहा हूं कि रिजल्ट इसी बार आएगा, लेकिन यह डिपेंड करता है कि जैसे बिना कोई टॉपिक छोड़े हुए, बिना कोई टॉपिक के सब टॉपिक को छोड़े हुए जैसे मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं ना आपके लिए, वैसे ही आप भी अपने लिए प्रयास करिए। कहीं और से कोई आकर के आपकी मदद नहीं करेगा। स्वयं आत्मदीपो भव, यह शब्द या वाक्य हीनयान संस्कृति से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म की एक उपशाखा। और इस आत्मदीपो भव शब्दावली को बिल्कुल याद रखिएगा। अपने लिए कोई और आपकी मदद नहीं करेगा, आपको मेहनत करना है, आपको सफल होना है, और उसका लाभ भी जीवन में आपको ही उठाना है। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। बिना एक भी काम की बात को छोड़े हुए रोज का काम रोज फिनिश करना, ये बातें मैं रोज आपको लगभग याद दिलाता हूं, क्योंकि आपकी इस क्लास का लीडर मैं हूं। और एक अच्छा नेतृत्व अगर मिल रहा है ना, तो निश्चित रूप से उसका लाभ जो भी फॉलोअर्स होते हैं उनको आसान सारी चीजें कर देती हैं। इन बातों को रोज आपको याद दिलाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपके दिलो दिमाग में यह बात बिल्कुल बैठ जाए कि हमें इसी बार करना है। हमें पीछे क्या हुआ हमारे साथ उसको बिल्कुल भूल जाना है। आगे क्या होगा
इसके बारे में भी नहीं सोचना है। बस यही बात दिमाग में हमेशा 24 घंटे होनी चाहिए कि इसी बार आर्या पार होगा, और अगर इस बार पार नहीं हुआ तो यह मान करके चलिएगा कि आगे मुश्किलों का ही दौर आएगा। अगर इस बार नहीं हो पाया तो न जाने क्या होगा जीवन में। तो एक मन में डर भी होना चाहिए, इस बार नहीं हुआ तो इससे अच्छा क्या मिलेगा भाई, कहां मिलेगा इससे बढ़िया, इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा पूरी धरती पर। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना आपको उपलब्ध कराया जा रहा है विषय वस्तु, बस उतना ही बिल्कुल डिपेंडेंट रहिए और बाहर से कुछ भी नहीं करना है। सारी की सारी चीजें आप कोई भी जो भी टॉपिक हमने पीछे किया हुआ है, चाहे वो प्राचीन हो, चाहे मध्य हो, चाहे आधुनिक हो, कोई भी आप पेपर उठा करके, मॉडल पेपर उठा करके देखिए, 90% से ज्यादा, मुझे लगता है शायद 95-99%, 1-2 प्रश्न ही ऐसा होगा किसी टॉपिक का जो कि नहीं बनता होगा, नहीं तो सब प्रश्न बनता होगा। तो अच्छे से, और दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखना है, इस बात को ध्यान में रखिए कि बस पढ़ते हुए आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा सा मेहनत करना है और चीजों को याद करना है। यही लोग गलती करते हैं और रिजल्ट से वंचित हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि हम तो खूब पढ़ते हैं, पढ़ने से सिर्फ रिजल्ट नहीं आता है, यहां पे याद होने से रिजल्ट आता है। और याद आपको करना है, उसके तरीके भी आपको कई बार बताया जा चुका है। महापाषाण संस्कृति की विशेषताओं की बात करते हैं। कम से कम 12-13 मुद्दों पे अभी हम लोग बात करेंगे, 12-13 मुद्दों पे बात करेंगे। और यह जो क्लास है ना आज वाली, यह कॉन्सेप्ट आधारित क्लास है। आज की क्लास में हम सीधे सीधे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं महापाषाण संस्कृति को लेकर के। पहली बात देखें, क्या महापाषाण संस्कृति से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य तो हमें प्राप्त हैं। क्यों भाई, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे ही हम लोग महापाषाण संस्कृति का अध्ययन करते हैं, यही सच्चाई है ना। एक प्रश्न बनेगा, क्या महापाषाण संस्कृति से संबंधित कोई साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त होता है क्या? क्यों, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करिए, मेमोराइज करने का प्रयास करिए। क्या कोई ऐसा ग्रंथ भी है क्या जहां से महापाषाण संस्कृति से संबंधित कोई जानकारी मिलती है? उत्तर है हां। अन्यथा लोग यही जानते हैं कि पाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण या महापाषाण के विषय में जानकारी सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही आधारित है। पाषाण काल के लिए ठीक है, ताम्रपाषाण काल के लिए ठीक है कि जानकारी सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, लेकिन महापाषाण संस्कृति या महापाषाण काल की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती ही है, लेकिन कुछ ग्रंथ भी हैं जहां से साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त होता है महापाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ। अब प्रश्न बनता है कि वह कौन से ग्रंथ हैं? तो भाई, महापाषाण संस्कृति की जानकारी का स्रोत की अगर बात किया जाए तो पुरातात्विक स्रोत आपको स्पष्ट है ही, जो खुदाई में साक्ष्य मिल रहे हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। लेकिन इसके साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी देखने को मिलता है, साहित्यिक साक्ष्य। और वो जो साहित्यिक साक्ष्य देखने को मिलता है तो कहां से, कौन सी किताब है? तो आपको याद रखना है, अब उस किताब का नाम है, उस किताब का नाम है संगम ग्रंथ। का नाम तो आपको पता ही है, संगम ग्रंथ। अब ये जो संगम ग्रंथ है मेरे भाई,
ये संगम ग्रंथ कोई एक किताब तो है नहीं, कोई एक किताब तो है नहीं, बहुत सारी किताबों को सम्मिलित रूप से संगम ग्रंथ कहा जाता है। और संगम ग्रंथ में पहले संगम अर्थात तमिल कवियों का समागम सम्मेलन, तमिल कवियों का सम्मेलन संगम के नाम से जाना जाता है। कुल 3 संगम है, 3 सम्मेलन। पहले सम्मेलन की कोई भी कृति आज उपलब्ध नहीं है। दूसरे वाले की एक उपलब्ध है, तीसरे वाले की जो वर्तमान में उपलब्ध है वो सब तीसरे वाले संगम की है। ठीक है, तो ये जो साहित्यिक साक्ष्य मिल रहा है उसके बाद भी बहुत सारी किताबें लिखी गई। संगम ग्रंथ जो हैं जिनसे कुछ साक्ष्य मिलता है, आरंभिक संगम ग्रंथ। अब आरंभिक संगम ग्रंथ में 3 किताबों के नाम विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। एक पदितु पटु प आधा त तु, ये आधा त है, पदितु पत्तु। दूसरा एक गिरजई और एक तीसरा पत्तु पातु। ये 3 ऐसे संगम ग्रंथ वाली किताबें हैं जिनसे कुछ जानकारी मिलती है महापाषाण संस्कृति की। क्या जानकारी मिलती है? तो इनसे जानकारी जो मिलती है वो जानकारी क्या है? इनसे संगोरा समाधान की जानकारी मिलती है। संगोरा एवं कलश समाधान की, ये जो अंत्येष्टि कलश है ना, सार्कोफेगस जो बताया था ना, संगोरा और कलश समाधान की जानकारी इन ग्रंथों से मिलती है, महापाषाण संस्कृति वाली। याद रहेगी बात। जानकारी के स्रोत में कभी भी प्रश्न बने कि महापाषाण संस्कृति की जानकारी का एकमात्र स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य है, तो यह गलत बात है। महापाषाण संस्कृति की जानकारी का पुरातात्विक साक्ष्य भी है, साथ ही साहित्यिक साक्ष्य भी देखने को मिलता है। हालांकि साहित्यिक साक्ष्य की सीमा है, कम जानकारी मिलती है लेकिन मिलती है, कम जानकारी मिलती है लेकिन थोड़ी सही मिलती जरूर है। कौन सी जानकारी मिलती है? संगोरा और कलश समाधान। संगोरा समाधान क्या है आपको बताया हुआ था, पिट सर्किल नहीं। क्लियर है बात? क्यों भाई? दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो महापाषाण संस्कृति के लोग थे, अब प्रश्न यह बनता है कि ये लोग कहां रहते थे, इनका निवास कहां पर होता था। तो याद रखना है कि महापाषाण संस्कृति के लोगों का जो निवास स्थल था, वह निवास स्थल किसी नदी, किसी झील, किसी तालाब के समीप स्थित पहाड़ी वाले क्षेत्रों में होता था। पहाड़ी वाले क्षेत्रों में होता था। महापाषाण संस्कृति से जुड़े हुए 50 स्थल, उससे भी ज्यादा अभी तक जानकारी में आ चुके हैं। और इन स्थलों की, सारे स्थलों की एक विशेषता यह देखने को मिलती है, ये सारे स्थल किसी न किसी पहाड़ी से जुड़े हुए हैं और समीप ही कोई नदी बह रही है या कोई झील है या कोई तालाब है। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनके जो घर होते थे, घर
वो घर कैसे होते थे? इनके जो घर होते थे वह लकड़ी के बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे, पत्थर के घर नहीं, लकड़ी के घर होते थे। ठीक है। अब तीसरी एक महत्वपूर्ण बात, क्या कि जब हम लोग महापाषाण संस्कृति की बात करते हैं, तत्कालीन जीवन यापन कैसा था, जब इसकी बात करते हैं तो याद रखना है कि महापाषाण संस्कृति से संबंधित जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है ना, पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राप्त होता है वह पुरातात्विक साक्ष्य दो स्थानों से प्राप्त होता है, दो स्थानों से जो भी कुछ खुदाई में साक्ष्य प्राप्त हो रहा है वह दो स्थानों से प्राप्त हो रहा है। वो दो स्थान कौन से हैं? एक स्थान है आवास स्थल और दूसरा स्थान है कब्रगाह। क्लियर है बात? आवास स्थल और कब्रगाह, ये दो ऐसे स्थान हैं जहां पर महापाषाण संस्कृति के लोगों का आना जाना, उठना बैठना या गतिविधि करना था। क्लियर है बात? तो महापाषाण संस्कृति के लोग यहां पे रह रहे हैं और किसी दूसरी जगह पर कब्र बना हुआ है। अर्थात महापाषाण संस्कृति को लेकर के इस बात को याद रखना है कि महापाषाण संस्कृति में आवास स्थल अलग होता था और कब्र अलग होता था। क्लियर है बात? अब प्रश्न यह बनता है कि ये जो कब्र होता था वह कहां होता था? मान ले कोई झील है और इसी झील के निकट कोई पहाड़ी है। ठीक है, कोई पहाड़ी है। ये लोग क्या करते थे? आपको बताया कि इनका रहना कहां पर होता था, तो ये झील के निकट ही कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग रहते थे। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में ही कहीं ये लोग रहते थे। ऐसी जगहों पर रहते थे, ऐसी जगहों पे जो थोड़ा समतल होता था। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लोग कृषि कार्य भी कर लेते थे, कृषि कार्य भी करते थे। पहाड़ी पर ही कोई ऐसा क्षेत्र जो थोड़ा सा समतल होता था, वहां पे इनके घर होते थे। ठीक है, वहां पे इनके घर होते थे और ये लोग वहां पे थोड़ा बहुत कृषि का भी कार्य कर लेते थे। तो प्रश्न बनता है कि कब्र कहां होते थे फिर? तो कब्र थोड़े से ऊंचाई पर होते थे, थोड़े ऊंचाई पर, यहां से थोड़े ऊंचाई पर। याद रहेगी बात? थोड़े से ऊंचाई पर यह कब्र होते थे। अर्थात आवास स्थल से थोड़े से और ऊंचाई पर, आवास स्थल से थोड़ा दूर, आवास स्थल से थोड़ा दूर, थोड़ी और ऊंचाई पर। कैसी ऊंचाई? ऐसी ऊंचाई जहां पर कृषि कार्य संभव न हो, कृषि कार्य संभव नहीं हो। बात स्पष्ट हुई? फिर एक और महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है, वह यह कि आवास स्थल से ज्यादा साक्ष्य मिल रहे हैं महापाषाण संस्कृति वाले या कब्रगाह वाले स्थल से ज्यादा पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो याद रखना है, ये सब प्रश्न पूछा हुआ है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता भी नहीं होगा ये प्रश्न पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए। ये सब कभी न कभी प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो कब्रगाह है यह पुरातत्व की दृष्टि से ज्यादा संपन्न है और यहीं से ज्यादा साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं, ज्यादा साक्ष्य।
मतलब मतलब यह समझिएगा, मतलब यह है कि जो उनके आवास स्थल होते थे, उन आवास स्थलों से कम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, और जो कब्रगाह होते थे जिन्हें हम लोग महापाषाण कहते हैं। महापाषाण क्या है? शवाधान की शैली है ना, दफनाने की विधि है ना। महापाषाण संस्कृति का मतलब यह नहीं है, महापाषाण संस्कृति की पहचान इससे है, और यहीं से ज्यादा साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। अब हमने ऊपर देखा कि इनके घर लकड़ी के बने होते थे। अब अगर लकड़ी के बने होते थे, किसी ने देखा नहीं है कि लकड़ी का बना है कि नहीं है, वो साक्ष्य भी नहीं मिल रहे हैं। लकड़ी के बने घर के साक्ष्य आज नहीं मिल रहे हैं। उनके जो घर होते थे उसके साक्ष्य मिल ही नहीं रहे हैं। घर का जो डिजाइन, जो ढांचा होता था, भौतिक ढांचा, वह मिल ही नहीं रहा है। विद्वानों ने अनुमान लगाया, विद्वानों ने अनुमान लगाया, कोई स्थान जहां से घरेलू उपयोग वाली वस्तुएं तो मिल रही हैं, समझिएगा, घरेलू उपयोग वाली वस्तुएं तो मिल रही हैं, लेकिन घर का ढांचा ही नहीं मिल रहा है। लोगों ने अनुमान लगाया लकड़ी का रहा होगा, इसीलिए समय के साथ नष्ट हो गया। समझ में आ रही है बात? पत्थर का रहा होता घर, घर अगर पत्थर के होते तो वो ढांचा कुछ न कुछ जरूर मिलता, ठीक है, लेकिन घरों के ढांचे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं मिल रही हैं पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में। लेकिन जहां से घरेलू उपयोग वाली जिस स्थान से वस्तुएं मिल रही हैं, वहां घर का ढांचा ही नहीं मिल रहा है। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि संभवतः घर किसके होते होंगे? लकड़ी के होते होंगे, और समय के साथ वो नष्ट हो गए। बात स्पष्ट है? ये सब कॉन्सेप्ट है ध्यान में रखने वाले। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी बताएं। चले, तो ये हमने देखा कि ये इनके निवास स्थान कहां होते थे, तो किसी नदी, झील, तालाब के निकट कोई पहाड़ी होता था, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते थे। अब इनके जो निवास हैं, आवास, दो भागों में बांट करके पुरातत्व की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है, जहां पे इन लोग रहते थे और जहां पे अपने शवाधान क्रिया करते थे। ये दोनों अलग अलग स्थान होते थे, ठीक है। कब्र जो होते थे, शवाधान स्थल जो होता था, वो थोड़ा सा दूर होता था आवास स्थल से और कुछ ऊंचाई पर होता था, जहां की भूमि बिल्कुल बंजर होती थी, कृषि में प्रयोग नहीं किया जा सकता था, ठीक है। अब बात आ गई कृषि की। अब चौथी बात यह है, क्या ये लोग पशुपालन करते थे? क्या ये लोग कृषि उत्पादन करते थे? तो याद रखिएगा, ये लोग पशुपालन करते थे। महापाषाण संस्कृति के लोग पशुपालन करते थे। ये लोग घरेलू पशु का पालन करते थे, पालतू पशु का पालन करते थे। अब कौन से पशु पालतू थे इनके समय काल में? तो याद रखिएगा, गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, इसके साथ साथ घोड़ा। याद रखना है, इसके भी साक्ष्य मिल रहे हैं, इसके भी साक्ष्य मिल रहे हैं। जब अगली क्लास कल करेंगे ना, तो बताऊंगा एक ऐसा स्थान जहां से पूरा घोड़ा का, एक कब्र में
पूरे घोड़े की ही अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो घोड़ा निश्चित रूप से याद रखना है। ये कुछ पशु हैं, पालतू पशु, जिनका वो लोग पशुपालन के रूप में पालन किया करते थे। अब कृषि की बात करते हैं। क्या ये लोग कृषि उत्पादन करते थे? तो उत्तर है यस, ये लोग कृषि उत्पादन करते थे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, बढ़िया खेती करते थे कि हल्की फुल्की खेती करते थे? क्यों भाई, उत्तर बताइए जरा, कॉमन सेंस लगाइए। बढ़िया खेती करते रहे होंगे, बढ़िया से प्रॉपर वे में खेती करते होंगे, पर्याप्त तो उत्पादन कर लेते होंगे, या हल्के फुल्के ही खेती होती होगी? अर्थात खेती तो हो रही है, लेकिन ये खेती सीमित स्वरूप वाली है, सीमित स्वरूप वाली। खेती बहुत अच्छे से नहीं हो पाती थी। क्यों नहीं हो पाती थी? दो समस्याएं। खेती के लिए क्या चाहिए? खेती, तीन समस्याएं। खेती के लिए क्या चाहिए? खेती के लिए चाहिए पानी, खेती के लिए चाहिए भूमि, उत्पादन जहां पे अच्छा हो, फर्टाइल सॉइल चाहिए ना। लेकिन लोग पहाड़ी पे हैं, पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हुए, पानी सिंचाई के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है, उर्वर मिट्टी आसानी से उपलब्ध नहीं है, और तीसरा, अच्छी कृषि करने के लिए कृषि यंत्र चाहिए, कृषि उपकरण चाहिए ना। क्यों भाई? लेकिन पुरातत्व में, पुरातात्विक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पुरातत्व में जो भी कुछ कांसे की, लोहे की, तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं या मिट्टी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनमें कृषि उपकरण बहुत कम प्राप्त हुए हैं। कृषि उपकरण बहुत कम प्राप्त हुए हैं। कौन से उपकरण ज्यादा प्राप्त हुए हैं? युद्ध वाले उपकरण, युद्ध वाले उपकरण ज्यादा प्राप्त हुए हैं। अर्थात पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में युद्ध अस्त्र ज्यादा प्राप्त हुए हैं, खुदाई में युद्ध अस्त्र ज्यादा प्राप्त हुए हैं, कृषि उपकरण बहुत कम प्राप्त हुए हैं। और युद्ध अस्त्र के अलावा कुछ घरेलू उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, अन्य सामान। लेकिन कृषि उपकरण यंत्र बहुत कम प्राप्त हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है, ये लोग खेती बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए थे। तीन जो मुख्य संसाधन की आवश्यकता होती है कृषि के लिए, इनके हाथ तंग थे। वहां पर अच्छी भूमि नहीं मिल रही है, पर्याप्त भूमि नहीं मिल रही है, सिंचाई के साधन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, और कृषि उपकरण बहुत कम प्राप्त हो रहे हैं। युद्ध वाले उपकरण ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। तो इससे यह पता चलता है, युद्ध उपकरण भी ज्यादा मिल रहे हैं, इससे यह पता चलता है इनके कल्चर में लड़ाई झगड़े संघर्ष का बोलबाला था। ठीक है, और इसी आधार पर एक बात और निकल करके आई कि महापाषाण संस्कृति के जो लोग थे, वो लोग कबीलों में रहते थे, ग्रुप्स में रहा करते थे, ग्रुप्स में रहा करते थे, एक कबीला दूसरा कबीला। ठीक है, अब कबीला एग्जैक्ट ना कह करके, जैसे लोगों का समूह कह ले, कुछ कुछ लोगों के समूह में ये लोग, जैसे कबीले में होता है वैसा ही, और कुछ लोगों के समूह में है तो कोई एक लीडर भी है, नेता भी है इनका, जिसे मुखिया कहा जाता रहा होगा। ठीक है, तो ये लोग जो हैं, जिस परिवेश में रहते थे, वहां पे युद्ध का संघर्ष का बोलबाला था। ये लोग कुछ ग्रुप्स में कबीला के फॉर्म में रहते थे, और इनका एक कोई सरदार भी रहता रहा होगा। कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिससे स्पष्ट होता है कि यह व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार का रहा।
तो उससे अनुमान लगाया गया ये लोग कबीले में रहते थे और इस कबीले का मुखिया इस प्रकार का व्यक्ति कोई रहता होगा। ठीक है, तो ये लोग कृषि उत्पादन करते थे, हां करते थे। क्या बढ़िया करते थे? उत्तर है नहीं। तीन मुख्य समस्याएं, याद रहेगी बात, तीन मुख्य समस्याएं बताया। क्या? सिंचाई का एक प्रॉब्लम, पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से उर्वर भूमि एक समस्या, और तीसरी कृषि उपकरण कम, कृषि उपकरण कम प्राप्त हुए हैं। ये तीन समस्याएं थीं, तीन समस्याएं, जिसकी वजह से खेती तो लोगों ने किया लेकिन कम खेती देखने को मिलती है। अब प्रश्न बनता है कि कुछ खेती तो किए थे ये लोग, इसका मतलब सिंचाई का थोड़ा बहुत, सिंचाई का थोड़ा बहुत व्यवस्था करके इन लोगों ने कुछ खेती वाला काम किया था। तो प्रश्न बनता है कि खेती में क्या क्या उत्पादन किए ये लोग? याद रखिएगा, इन लोगों ने रागी का उत्पादन किया, इन लोगों ने चावल धान का उत्पादन किया, इन लोगों ने चना का उत्पादन किया, इन लोगों ने जौ का उत्पादन किया, इन लोगों ने मूंग का उत्पादन किया, इन लोगों ने कुलथी का उत्पादन किया। इन फसलों का उत्पादन किया हुआ था, इनके साक्ष्य प्राप्त हुए। क्लियर है बात यहां तक? आगे बढ़ जाएं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो अभी के अभी पूछ लिया करें। हाँ भाई, अरुण जी, आकांक्षा जी, विजय जी, शशिकला जी, कोई समस्या तो नहीं है यहां तक? आपको एक बात बताया हुआ था कि ये जो महापाषाण संस्कृति है, ये अनिवार्यतः, यह संस्कृति अनिवार्य रूप से दक्षिण भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी लौह युग से जुड़ी हुई थी, संबंधित थी, एवं काले लाल मृदभांड, लाल मृदभांड से संबंधित थी। क्यों भाई? काले लाल मृदभांड का स्वरूप कैसा था? मान लें कोई एक बर्तन, इस बर्तन का ये वाला जो हिस्सा है, ये अंदर का हिस्सा कैसा है? काले लाल मृदभांड कैसे होते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, ऐसा। और ये जो बाहर का हिस्सा है, ये है लाल। ठीक है, ये है लाल, ये होता है काला लाल मृदभांड। समझ गए होंगे काला लाल मृदभांड कैसा है? तो काले लाल मृदभांड या लाल काले मृदभांड या कृष्ण लोहित मृदभांड और लोहे से जुड़ा हुआ यह कल्चर था। अब प्रश्न यह बनता है कि महापाषाण संस्कृति जो है, महापाषाण संस्कृति का मोटे तौर पे समय रखा गया लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम सदी ईसवी तक, लगभग 1000 वर्ष। प्रश्न यह बनता है, क्या महापाषाण संस्कृति के पूर्व भी ये लोहे का साक्ष्य एवं ये कृष्ण लोहित मृदभांड, वही काला लाल कृष्ण लोहित मृदभांड का प्रचलन दक्षिण भारत में था? एक प्रश्न बनता है।
आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा यस। मतलब ये वाला दौर, एक दौर समझ लें कि लगभग यह एक दौर है 1000 ईसा पूर्व का, यह एक दौर है। इस दौर के पहले मतलब 1100, 1200, 1300 ईसा पूर्व की बात किया जाए तो क्या महापाषाण संस्कृति के पहले भी लोहे का साक्ष्य मिल रहा है दक्षिण भारतीय स्थल से? क्या कृष्ण लोहित मृदभांड का साक्ष्य मिल रहा है? उत्तर है यस, साक्ष्य मिल रहा है। फिर एक प्रश्न, क्या प्रथम सदी ये महापाषाण संस्कृति 1000 से लेकर के 100 एडी तक है? क्या इसके बाद में भी साक्ष्य मिल रहा है? उत्तर है यस, बाद में भी साक्ष्य मिल रहा है। अर्थात महापाषाण संस्कृति जिस दौर की रही उस दौर में महापाषाण संस्कृति वाले स्थलों से कृष्ण लोहित मृदभांड भी प्राप्त हो रहा है, लोहे की वस्तुएं भी प्राप्त हो रही हैं। लेकिन महापाषाण संस्कृति के पहले 100-200 वर्ष पहले भी इन दोनों के साक्ष्य मिल रहे हैं और महापाषाण संस्कृति के खत्म होने के बाद ऐतिहासिक काल में भी इन दोनों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया, क्या दक्षिण भारत में सिर्फ महापाषाण संस्कृति से ही संबंधित कृष्ण लोहित मृदभांड और लोहे की वस्तुएं थीं? उत्तर है नहीं। उसके पहले से ही महापाषाण संस्कृति की शुरुआत होने के पहले से ही 100-200 वर्ष पहले से ही इन दोनों का प्रयोग होना शुरू हो गया था और महापाषाण संस्कृति के खत्म होने के बाद भी इन दोनों चीजों का प्रयोग होता रहा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, इस वाले फेज का मतलब 1000 से ईसा पूर्व से 100 एडी अर्थात महापाषाण संस्कृति, इस वाले फेज में इन दोनों का मतलब कृष्ण लोहित मृदभांड और लोहे की वस्तुएं, इन दोनों का साक्ष्य ज्यादा मिलता है। बात स्पष्ट हुई? क्यों भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? छोटी छोटी बातें हैं और ये आप किसी से भी पूछेंगे ना, लोग बता नहीं पाएंगे। किसी से भी इन सारी बातों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे, आप में से भी बहुत सारे लोग वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, लोगों को ठीक से जानकारी नहीं है। लेकिन इन सारी बातों को जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको एक बढ़िया सरकारी टीचर बनना है। आपको एक बढ़िया सरकारी टीचर बनना है, अव्वल दर्जे का। तभी तो मेरा नाम आप बताएंगे ना कि हाँ भाई इनके स्टूडेंट रहे हैं। और परीक्षा पास तो आसानी से होंगे, जो मोटी मोटी बातें हैं वो तो ऐसे ही दिमाग में चलेंगी, और जो गहराई वाली बातें हैं कॉन्सेप्ट वाली, वह भी एक बार दो बार दिमाग में सेट कर लेना है। अब प्रश्न कुछ भी पूछा जाए आपके लिए निश्चित रूप से आसान हो जाएगा। जहां पे मैं खूब अच्छे से जानता हूं कि लोगों के हाथ तंग किस प्रकार के प्रश्नों में हो जाते हैं। लोग जो भी आपके कंपटीटर है ना, लोग सतही स्तर की बस जानकारी हासिल करते हैं। मैं तो हर वर्ष कम से कम 1000 लोगों को पढ़ाता हूं, हर एक वर्ष में 1000 लोगों को पढ़ाता हूं, और मैं खूब अच्छे से अपने स्टूडेंट लाइफ को भी याद कर लेता हूं, और जब टीचर के रूप में स्टूडेंट्स के बीच में हूं तो भी खूब अच्छे से जानता समझता हूं कि वर्तमान में किस लेवल की स्टडी लोग करते हैं।
लोग बिल्कुल सतही स्तर, और कोचिंग वाले भी यही काम करते हैं, बेवकूफ बनाने का काम। समझिए कि इतनी भीड़ है पेपर देने वालों की, इतनी कोचिंग है, इतने टीचर हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग, रिजल्ट क्यों नहीं आता है? सिर्फ सतही स्तर की जानकारी देते हैं, लच्छेदार बातों का प्रयोग करते हैं और बच्चे उनकी बातों में आ जाते हैं। असली जो पढ़ाई होती है ना, वो हम लोग कर रहे हैं। अच्छे अच्छे टीचर इन सारी बातों के विषय में नहीं जानते हैं। क्यों भाई? लेकिन मैं आपको लगातार सचेत करता हूं, परीक्षा भी पास करना है और जहां पर नियुक्ति हो तो वहां पे आप आदर्श टीचर के रूप में जाने जाएं। उससे क्या होता है, सम्मान लोग खूब करते हैं। ये जो हमारा फील्ड है ना, यह सम्मान का भूखा होता है। टीचर का पद ना सम्मानीय पद होता है। आप कहीं पे प्रोफेसर हैं, डीएम भी उस जिले का आपको खूब सम्मान देगा। आप किसी इंटर कॉलेज के टीचर हैं ना, डीएम कुर्सी से भले न उठे लेकिन अच्छे से बात करेगा। लेकिन अगर कोई क्लर्क होगा, ऐरा गहरा समझ करके भाव भी नहीं देगा। ठीक है, बड़ा ही अंतर होता है। तो ये कुछ काम की बातें। अब दूसरी कुछ बातें बताते हैं इसको लेकर के। बात स्पष्ट हो गई होगी, आगे बढ़ जाए। अब प्रश्न यह बनता है, अगली बात, अब प्रश्न यह बनता है कि यह जो महापाषाण कब्र होते थे, आदमी तो ज्यादा होते हैं, आदमी जनसंख्या तो कभी भी ज्यादा होती, आदमियों की संख्या ज्यादा होती है, आदमी मतलब मानव, और हर व्यक्ति मृत होगा ही। तो क्या हर व्यक्ति के लिए महापाषाण काल में एक अलग अलग कब्र बनाई गई होगी? मान लें 20,000 25,000 किसी एक स्थल पे रहने वाले महापाषाणिक लोग हैं, 20,000 डेथ किए ही होंगे, तो क्या 20,000 कब्र बनी होगी? उत्तर है नहीं। अगली बात, एक ही कब्र का एक से अधिक बार प्रयोग किया गया, एक से अधिक मतलब एकाधिक बार प्रयोग किया गया। कोई एक व्यक्ति कब्र बनाया गया, अवशेष प्रदान कर दिया गया, कुछ समय के बाद उसी घर में, उसी परिवार में कोई मृत हुआ, उसको भी वहां पे, अर्थात विद्वानों ने ऐसा अनुमान लगाया कि एक ही कब्र में एक से अधिक जो अस्थि अवशेष हैं, वह एक ही परिवार से जुड़े हुए लोगों के हैं। बात स्पष्ट है? एक कब्र में सिर्फ एक व्यक्ति का खुदाई हुआ तो सिर्फ एक व्यक्ति का अस्थि अवशेष नहीं मिल रहा है, एक से अधिक व्यक्तियों के अस्थि अवशेष मिल रहे हैं। इससे विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि ये सारे व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य रहे होंगे। बात स्पष्ट है? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह जो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, स्पष्ट है, एक से अधिक बार इनका प्रयोग किया गया है। मतलब ये कि यह जो व्यक्ति कोई व्यक्ति मृत हुआ, अस्थि अवशेष कल भी बताया हुआ था, कोई व्यक्ति मृत हुआ,
कुछ समय के लिए उसको ऐसे खुले में छोड़ दिया गया, पशु पक्षी अपना भोजन बनाए, खाए पिए निकल गए। अब जो अस्थि बची खंडित अवस्था में है, अलग अलग है, उसको इकट्ठा किया गया, कब्र बनाया गया और उस कब्र में उनको स्थान दिया गया। तो ये जो अस्थि अवशेष होते थे, अस्थि अवशेष याद रखना है, संपूर्णता में नहीं कि ऊपर से नीचे यहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, आदमी लेटा हुआ है, ऐसे नहीं। अस्थि अवशेष जो होते थे वह खंडित अवस्था में होते थे, खंडित अवस्था में। ठीक है, क्लियर होगी बात, उम्मीद करता हूं। नहीं जी शशिकला जी, ठीक है। एक और बात, ये जो कब्र होते थे, इन कब्रों में अस्थि अवशेष के अलावा, अस्थि अवशेष के अलावा और क्या क्या देखने को मिलता है? मृद भांड भी रखे जाते थे। कोई पात्र है, उसमें अस्थि अवशेष है, उस पात्र के अलावा भी पात्र, ठीक है, मृद भांड के अलावा कुछ मूर्तियां भी, पाषाण मूर्तियां भी देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा मनके भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लोहे की वस्तुएं, तांबे की वस्तुएं और कांसे की भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, कांसे की भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। बात स्पष्ट है, याद रखिएगा, लोहे की भी, तांबे की भी, कांसे की भी। अब सोच रहे होंगे कांस्य युगीन सभ्यता तो हड़प्पा है, कांसा कहां से आ गया? हड़प्पा सभ्यता तो अभी पढ़े ही नहीं, महापाषाण में कांसा पहले ही कहां से आ गया? तो भाई ये हम लोग पढ़ रहे हैं 1000 ईसा पूर्व से 100 एडी तक की बात कर रहे हैं। नहीं, महापाषाण संस्कृति का मतलब ये है। और हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व मतलब काफी पहले है, 1500 साल पहले ही है। ठीक है, एक सीक्वेंस में दक्षिण भारत पे हम लोग अध्ययन करते जा रहे हैं, महापाषाण संस्कृति तक ला करके छोड़ देंगे दक्षिण भारत को। फिर उत्तर भारत में सीक्वेंस में पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और कुछ जो महापाषाण संस्कृति से जुड़ी हुई बातें, उसके बाद सीक्वेंस में हड़प्पा सभ्यता, इस प्रकार से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। कांसे की वस्तुएं भी यहां से प्राप्त हो रही हैं। फिर एक प्रश्न बनता है कि क्या ये लोग, महापाषाण संस्कृति के लोग, पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे? पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे? उत्तर है हाँ, करते थे। करते थे, इसी वजह से तो ये सारी वस्तुएं डाल देते थे कब्र में, दैनिक उपयोग की वस्तुएं डाल देते थे इसी आधार पे ना, कि जहां जाएगा वहां पर इनका उपभोग कर पाएगा, भले ही संकेत के रूप में, सांकेतिक रूप में, लेकिन कर पाएगा। पारलौकिक जीवन में विश्वास का मतलब, क्या ये लोग आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे क्या? तो उत्तर है हाँ, दे बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ सोल, आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। ठीक है, फिर अगली बात निकल करके आई, ये जो लोग थे, महापाषाण संस्कृति के लोग, जिन स्थलों पर रहते थे, इनके जो स्थल थे, जिन स्थलों से महापाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, ये जो स्थल थे, ये पहाड़ी, नदी के किनारे, झील के किनारे, ये सारे स्थल जो थे ना, ये स्थल किसी व्यापारिक
मार्ग पर ही स्थित थे, पर ही स्थित थे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि महापाषाण संस्कृति का तमिलनाडु में कोई स्थान, कर्नाटक का कोई स्थान, आंध्र प्रदेश का कोई स्थान, महापाषाण संस्कृति का जो स्थल है पहाड़ी वाला, उसके आस ही पास कहीं न कहीं आने जाने के रास्ते होते थे, व्यापारिक मार्ग होते थे। हम लोग कब की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं 1000 ईसा पूर्व। इसका मतलब उत्तर भारत में वैदिक काल वाले लोग तो आ चुके हैं, उत्तर वैदिक वाली शुरुआत भी हो गई है। एक बात। दूसरी बात, हम लोग महापाषाण संस्कृति का अध्ययन जो कर रहे हैं लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी तक, 100 ईस्वी में जाकर के महापाषाण संस्कृति का साक्ष्य खत्म हो जाता है और दक्षिण भारत में ऐतिहासिक युग की शुरुआत होती है। अर्थात महापाषाण संस्कृति के ठीक बाद दक्षिण भारत में, विशेष रूप से महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में सातवाहन युग की शुरुआत हो जाती है। समझिएगा, बड़े काम की बात है। दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का एंड कब हो रहा है? किसी स्थान पर शुरुआत हो गई लगभग 1000 ईसा पूर्व से और खत्म हो रहा है अंतिम रूप से लगभग 100 ईस्वी के आसपास। किसी स्थान पर यह महापाषाण संस्कृति 400 ईसा पूर्व में खत्म हो गई होगी, मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी के बीच में 400 ईसा पूर्व में खत्म हो गई होगी, किसी स्थल पे 200 ईसा पूर्व में खत्म हुई होगी, किसी स्थल पर 100 ईस्वी में जाकर के खत्म हुई होगी। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं है? महापाषाण संस्कृति अंतिम रूप से प्रथम सदी ईस्वी में समाप्त हो रही है, 100 एडी के लगभग जाकर के समाप्त हो रही है। उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य का दौर खत्म हो चुका है। चौथी तीसरी सदी ईसा पूर्व की बात है ना, मौर्य साम्राज्य 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 184-83 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त भी खत्म हो चुका है। क्यों भाई? और मौर्य की बात कर रहे हैं हम लोग, उत्तर भारत में मौर्य आ चुके और चले भी गए और दक्षिण भारत में अभी महापाषाण संस्कृति खत्म नहीं हुआ है। आपको याद है कि अशोक के अभिलेख में दक्षिण भारतीय क्षेत्रों का भी उल्लेख देखने को मिलता है, दक्षिण भारतीय क्षेत्रों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। अशोक के अभिलेख में तमाम सारे आदिवासी क्षेत्रों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। नहीं, सीमावर्ती जो राज्य हैं, कुछ सीमांत क्षेत्र के आदिवासी राज्यों की भी, क्षेत्रों की भी बात करता है अशोक का अभिलेख। ये हैं कौन से लोग? ये कौन लोग हैं? तो ये जो आदिवासी किस्म के लोगों का उल्लेख है ना, सीमावर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत तमाम सारे नाम, ये लोग उत्तर महापाषाण युग वाले, महापाषाण नहीं, उत्तर मतलब खत्म हो रहा है महापाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति खत्म हो रहा है, उत्तर महापाषाण संस्कृति वाले लोग हैं। बात स्पष्ट हो रही है? तो इनके जो स्थल किसी व्यापारिक मार्ग पर ही स्थित थे। और महत्वपूर्ण बात, मौर्य काल खत्म हो रहा है तो उत्तर भारत में मौर्योत्तर काल की शुरुआत हो रही है। मौर्य काल खत्म हो रहा है तो मौर्योत्तर काल की शुरुआत हो रही है और मौर्योत्तर काल में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध था। जो बातें हम लोग कर रहे हैं ना, इस तरीके से जोड़ करके इतना दूरदर्शिता का परिचय भी टीचर्स नहीं दे पाते हैं। मौर्योत्तर काल की शुरुआत हो गई है
उत्तर भारत में और मौर्योत्तर काल में ही सातवाहन भी आता है, नहीं दक्कन क्षेत्र में। महापाषाण संस्कृति के बाद ही सुदूर दक्षिण में संगम राज्य भी देखने को मिल रहे हैं, और थोड़ा सा उत्तर दक्कन क्षेत्र में, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में सातवाहनों का युग शुरू होता है। इसी मौर्योत्तर काल में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक रिश्ता भी है। रोमन राजाओं के सिक्के भी भारत में मिल रहे हैं। अरिका मेडू आपको याद होगा, ये सब वही दौर चल रहा है। तो ये जो इनके जो स्थल हैं महापाषाण संस्कृति के, जो किसी व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, इन स्थलों से रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। याद रहेगी बात। इसी एक लाइन को बताने के लिए इतना घुमा फिरा करके सारी बातें बताने का प्रयास कर रहा था। इनके जो स्थल हैं, इनके स्थलों से रोमन सिक्के भी प्राप्त हो रहे हैं, और न सिर्फ रोमन सिक्के बल्कि आहत सिक्के जो उत्तर भारत में प्रचलन में थे ना, आहत सिक्के भी प्राप्त हो रहे हैं, आहत सिक्के भी। याद रहेगी बात। महापाषाण संस्कृति वाले स्थलों से रोमन सिक्के भी प्राप्त हो रहे हैं और आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। क्लियर है बात। एक और महत्वपूर्ण बात कि यह जो महापाषाण संस्कृति है, ये जो भी स्थल हैं, इन स्थलों के निकट, महापाषाण संस्कृति वाले जो स्थल हैं, इन स्थलों के निकट ही एक और साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। निकट ही शैलाश्रय प्राप्त हो रहे हैं। शैलाश्रय या कह लें शैल चित्र भी प्राप्त हो रहे हैं, शैल चित्र भी प्राप्त हो रहे हैं। शैल चित्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लोगों को जानकारी नहीं है। ये जो महापाषाण संस्कृति का जो दौर है ना, 1000 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी वाला, इस महापाषाण संस्कृति वाले दौर में जो स्थल हैं, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, केरल के, आंध्र प्रदेश के, एक खास बात देखने को मिलती है कि महापाषाणिक स्थल के निकट ही 50 मीटर 100 मीटर दूरी पर शैल चित्र भी प्राप्त हो रहे हैं। और ये जो शैल चित्र प्राप्त हो रहे हैं महापाषाण दौर के, महापाषाण, प्रश्न बनेगा क्या महापाषाणिक संस्कृति में शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं? उत्तर है हां, प्राप्त हुए हैं। महापाषाण संस्कृति में क्या शैल चित्रों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं? उत्तर है हां, प्राप्त हुए हैं। फिर प्रश्न बनेगा कि ये जो शैल चित्र हैं, किस प्रकार के चित्र प्राप्त हो रहे हैं? तो ये जो चित्र प्राप्त हो रहे हैं उनमें कौन कौन से चित्र? युद्ध दृश्य वाले चित्र, युद्ध दृश्य वाले चित्र प्राप्त हो रहे हैं। आखेट करने वाले, शिकार करने वाले आखेट चित्र प्राप्त हुए हैं, मतलब दीवारों पर, गुफाओं में दीवारों पर ऐसे चित्र प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा तमाम सारे पशुओं के चित्र प्राप्त हो रहे हैं। याद रहेगी बात। ऐसे तमाम सारे महापाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं जहां से शैल चित्र के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। याद रहेगी बात। क्यों भाई, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये तमाम सारी बातें शैल चित्रों के संदर्भ में, जैसे तमिलनाडु में एक महापाषाणिक स्थल है मल्लापदी। वहां से शैल चित्र प्राप्त हो रहा है। कुछ नाम आपको बता देते हैं। इसी प्रकार
एक नाम पय्यमपल्ली, तमिलनाडु में ही एक स्थान है पय्यमपल्ली जी, पय्यमपल्ली, वहां से भी साक्ष्य मिल रहा है शैलचित्र का। कर्नाटक में एक स्थान, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा नाम है, हीरे बेंकल, हीरे बेंकल नाम का एक स्थान है, महापाषाण संस्कृति वाला स्थान कर्नाटक में, हीरे बेंकल, वहां से भी प्राप्त हो रहा है। केरल में अट्टूर नाम का एक स्थान है, और ऐसा ही कुछ एक दो और स्थान है, ध्यान से उतर रहा है, नोट्स में ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो शैल चित्र भी महापाषाणिक स्थलों से प्राप्त हो रहे हैं, याद रखना है। तो ये तमाम सारी कॉन्सेप्ट वाली बातें आपको जानकारी देने का प्रयास किया इस क्लास में। उम्मीद करता हूं कि दिमाग में ये सारी बातें बन भी गई होंगी। एक क्लास इस पे और करेंगे, कल ही संभवतः वह क्लास होगी, और यह टॉपिक हम लोग बिल्कुल फिनिश करेंगे, ठीक है। मिले फिर कल। चलें, कोई बात होगी फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो टॉपिक हमारा होगा मृदभांड संस्कृतियां, ठीक है। 2-3 क्लास उस पे हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर हड़प्पा सभ्यता से क्लासेस आगे बढ़ेंगी, ठीक है। ठीक है, फिर कोई बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।